नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपके साथ समय समय पर समाजशास्त्री विचारकों के बारे में उनके कार्यों, उनके क्रियाकलापों, उनकी बायोग्राफी पर चर्चा करता हूं, तो आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा एक प्रख्यात समाजशास्त्री, जर्मन के प्रख्यात समाजशास्त्री जो मानवशास्त्री, दार्शनिक भी थे और राजनीति शास्त्र भी थे, जिनका विषय राजनीति शास्त्र में इन्होंने काफ़ी कुछ अध्ययन किया। वो हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो हैं आधुनिक समाजशास्त्र को एक विशेष सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले समाजशास्त्री हैं। हम सभी जानते हैं दुर्कीम ने जिस तरह से समाजशास्त्र को स्थापित किया, दुर्कीम के बाद मैक्स वेबर ही हैं जिन्होंने आधुनिक समाजशास्त्र को एक विशेष समाज विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला नाम उनका हम ले सकते हैं, प्रवर्तक समाजशास्त्री के रूप में जान सकते हैं। जी हाँ, आज 21 अप्रैल 1864 को जर्मनी में आपका जन्म हुआ था। इरफुर्ट नाम का एक कस्बा है, उसके एक धनाढ्य परिवार में आपका जन्म हुआ था। परिवार काफ़ी धनाढ्य था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। पिता जज थे और काफ़ी कठोर प्रिय अनुशासन वाले थे। वो अनुशासन, कठोरता के साथ अनुशासन प्रिय थे और निरंकुश तानाशाह थे, जबकि माँ इसकी उल्टा धर्मपरायण और ईश्वरनिष्ठ महिला थी। दुर्कीम और वेबर में अगर हम तुलना करें तो दुर्कीम ने समाजशास्त्र को तात्कालिक प्रतीक्षात्मक विज्ञान के रूप में स्थापित किया था, वहीं मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को एक व्याख्यात्मक, इंटरप्रिटेटिव, अंतर निरीक्षणात्मक, इंटरस्पेक्टिव के रूप में स्थापित करने का काम किया। दोनों अपनी जगह अलग अलग हैं, लेकिन जर्मनी में समाजशास्त्र को जितना ज़्यादा मैक्स वेबर का नाम जर्मनी में समाजशास्त्र के लिए लिया जाता उतना किसी का नहीं। मैंने पहले कहा कि पिताजी इनके कठोर अनुशासन प्रिय थे और निरंकुश तानाशाह थे। ये कानून की शिक्षा इन्होंने ली थी। प्रारंभिक शिक्षा आपकी बर्लिन में ही हुई और उच्च शिक्षा के लिए आपने हेडलबर्ग, गोरिंटन और बर्लिन यूनिवर्सिटी में की है। आपने जो पीएचडी की है, मध्यकाल के व्यापारिक संघों के इतिहास पर पीएचडी की थी। पीएचडी करने के बाद कुछ समय आप फेमबर्ग और हिंडलबर्ग विश्वविद्यालय में आपने पढ़ाया भी है और कानून का अध्ययन करते थे, कानून की पढ़ाई की थी, लेकिन ये शिक्षक बनना चाहते थे। ये भी वेबर जो है प्रोफेसर थे, लेकिन बाद में इनका कुछ उतना रहा नहीं प्रोफेसर में, ये प्रोफेसरी करते थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये पिता जो है इनका पारिवारिक वातावरण, पैसे की कोई कमी थी, लेकिन पारिवारिक वातावरण उतना माकूल नहीं था। पिता की निरंकुशतावादी प्रवृत्ति के कारण घर का माहौल हमेशा एक सा नहीं रहता था, खराब रहता था। वेबर को उनके मौसी और मौसा ने भी सानिध्य में रहे। माँ ने तो पालन पोषण करा है, इसके साथ साथ इनकी मौसी, मौसा डग और वॉर्म गार्डनर ने भी इनका पालन पोषण किया, उनके साथ बहुत सारे समय तक रहे। एक बार बताया जाता है कि इनका अपने पिता से झगड़ा हो गया और झगड़े में इतना ज़्यादा झगड़े उन्होंने पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों बाद पिताजी की जब मृत्यु हो गई तो वेबर इतने ज़्यादा व्यथित हो गए, उन्होंने कहा इस घटना को, पिताजी की मृत्यु को उन्होंने अपने से जोड़ लिया कि इस मृत्यु के लिए मैं दोषी हूँ। और ये बहुत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, टूट गए, अर्ध विक्षिप्त अवस्था में रहे। लेकिन 4 साल बाद 1903 में आप फिर से अपने बौद्धिक कार्यों में लग गए और 4 साल बाद 1903 में जब ये अपने बौद्धिक क्रियाकलापों में संलग्न हुए, उसके बाद उन्होंने बहुत से लेख, बहुत सी किताबें और बहुत से समाजशास्त्री सिद्धांत प्रस्तुत किए। इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगा। एक है गिटसेफ्ट और गैसलसेफ्ट 1922 में, जिसने इनको बहुत प्रसिद्धि दिलाई। सामाजिक विज्ञानों का दर्शन, रैशनलाइजेशन 1922 में आई। प्रोटेस्टेंट नैतिकता की धारणा 1930 में। द प्रोटेस्टेंट इथिक और द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 में। द रिलीजन ऑफ चाइना 1905 में। द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916-17 में। इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 में थी। सोशियोलॉजी इनकी 1922 में थी। एंशियंट जुडाइज्म 1917-19 से 19 के बीच में ने लिखी है।
द सिटी 1922 में इनकी किताब आई थी। द रैशनल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक 1958 में। द मैथोलॉजी ऑफ सोशल साइंस 1949 में। वेबर की अगर हम अध्ययन की बात करते हैं, वेबर के सामाजिक क्रिया, नौकरशाही और सत्ता का सिद्धांत तो हम सभी ने बीए और एमए में पढ़ा है। ऐसा कोई भी समाजशास्त्र का विद्यार्थी नहीं जिसने वेबर के सामाजिक क्रिया, नौकरशाही और सत्ता की अवधारणा को ना पढ़ा हो, ना जाना हो। हम सभी जानते हैं, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे यूपीएससी हो या पीएससी स्टेट सर्विस, इसमें ये प्रश्न आता ही है। वेबर की सत्ता की अवधारणा, वेबर के क्रिया के सिद्धांत, वेबर का नौकरशाही, उसकी आलोचना भी, नौकरशाही का सिद्धांत, ये आते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि यूपीएससी और पीएससी और स्टेट सर्विसेज और अन्य जो नेट सेट के एग्जाम होते हैं उसमें इसको पूछा जाता है। इनके समाजशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य वास्तव में सामाजिक क्रिया का अध्ययन करना है। वेबर के समाजशास्त्र, वेबर कहते हैं समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना है, और इसी आधार पर उन्होंने सामाजिक क्रिया को 4 प्रकार से बताया। एक पारंपरिक क्रिया, दूसरी भावात्मक क्रिया, तीसरी मूल्यनात्मक क्रिया और चौथी तार्किक क्रिया। ये कहते थे अंतर क्रिया के आधार पर निर्मित प्रतिमान की व्यवस्था, अंतर क्रिया के आधार पर निर्मित प्रतिमान जो हमारे इंटरेक्शन होते हैं, व्यक्ति के इंटरेक्शन के आधार पर जो निर्मित प्रतिमान है, वही व्यवस्था प्रणाली की व्याख्या है। समाजशास्त्र का एक मुख्य तत्व तार्किकता है। लॉजिक को उन्होंने एक मुख्य तत्व माना, और इसके आधार पर उन्होंने 4 प्रकार सत्ता को उन्होंने 3 प्रकार से डिफाइन किया। एक पारंपरिक सत्ता, एक करिश्माई सत्ता और एक तार्किक या वैधानिक सत्ता। ये समाज विज्ञान में शोधार्थियों के लिए, समाज विज्ञान के छात्रों के लिए, समाजशास्त्र के विद्यार्थियों ने शोध विधियों के साथ साथ वस्तुपरकता और मूल तटस्थता पर भी काफी कुछ बहस की है। ये वस्तुपरकता की बात भी करते थे, मूल तटस्थता की बात करते थे। समाजशास्त्र में उपयुक्त पद्धति शास्त्र की आपने एक रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। पद्धति शास्त्र कैसा होगा समाजशास्त्र के लिए, उन्होंने एक रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत वो कहते हैं समाजशास्त्र में मानवीय व्यवहार के संबंध में प्राकृतिक विज्ञानों से मिलते जुलते सार्वभौमिक नियम खोजे जाने चाहिए। दूसरा, समाजशास्त्र विद्यमान और भविष्यगत दशाओं के बारे में कोई भी मूल्यांकन करने का नैतिक औचित्य सिद्ध करने में अक्षम है, इसको सक्षम बनाना होगा। तीसरा, समाजशास्त्र किसी भी प्रकार की सामूहिक कलेक्टिव अवधारणाएं, राज और परिवार के बारे में तब तक ठीक से विकसित नहीं कर सकता जब तक कि उनको व्यक्तिगत क्रिया के रूप में व्याख्या ना करें। यानी कोई भी सामूहिक जो अवधारणाएं हैं, वो कहते हैं इनको हम व्यक्तिगत रूप से जब तक हम क्रिया के रूप में, व्यक्तिगत इंडिविजुअल एक्शन के रूप में हम जब तक उनको नहीं देखेंगे, समझेंगे, हम उनकी अवधारणाओं की विकसित नहीं कर सकते। आपने मानवीय समाजों में उद्विकासी प्रकृति को भी अस्वीकार, वो कहते हैं हमें जब अध्ययन करना है तो मानवीय समाज में उद्विकासी प्रगति को अलग करके हमको देखना होगा। ये मार्क्स का था। मार्क्स का जो सिद्धांत था, मार्क्स के सिद्धांत से इन्होंने कुछ नए सिद्धांत दिए और थोड़ा हटके, लेकिन मार्क्स जॉर्ज सेमेल, कांट और प्लेटो से आप बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वेबर का जो समाजशास्त्र है वो तात्विक पीड़ा के अंतर्गत मेटाफिजिकल पैथोस कहलाता है। कुछ लोग कहते हैं वेबर का समाजशास्त्र तात्विक पीड़ा से ग्रसित है, मेटाफिजिकल पैथोस से ग्रसित है, कुछ लोगों का कहना है। फिर भी हमने जो मार्क्स का अध्ययन किया और वेबर का अध्ययन किया, तो मार्क्स और मार्क्सवाद के प्रति वेबर के विचार और उनका मूल्यांकन जो है ये जर्मनी की दशाओं के संदर्भ में किया गया है। लोग कहते हैं कि मार्क्स के विरोधी थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जब आप अध्ययन करें तो वेबर की धारणा अलग मिलेगी, मार्क्स की धारणा अलग मिलेगी। दोनों में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई वो नहीं है। मार्क्स ने अपनी अलग थ्योरी दी है और वेबर ने अलग दी है। वेबर ने समाजशास्त्र के कई विषयों में इनका योगदान मिलता है। अगर हम अध्ययन करें, देखते हैं समाजशास्त्री अध्ययन करते हैं तो मैक्स वेबर का बहुत ज्यादा योगदान है। उन्होंने समाज विज्ञान को दार्शनिक आधार पर पद्धति शास्त्र दिया और दूसरी ओर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया सिद्धांत के रूप में एक समान सैद्धांतिक ढांचा समाजशास्त्र की विषय वस्तु प्रदान की है। आपने विश्व के 6 प्रमुख धर्म, देखिए 6 प्रमुख धर्म का तुलनात्मक अध्ययन किया है। आपने 6 प्रमुख, जिसमें इंडिया है, चाइना है, यूरोप है, ऐसे कई 6 धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। नगरीय समाजशास्त्र, प्राचीन समाज और आधुनिक औद्योगिक पूंजीवादी सभ्यता, कानून का समाजशास्त्र, संगीत का समाजशास्त्र, आर्थिक इतिहास जैसे कई विषयों पे आपने लिखा है।
बेबर की जो कृतियां थीं उनका हाल ही के मूल्यांकन से एक तथ्य और उभर कर आता है कि बेबर ने सांस्कृतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किया है और पूंजीवादी आधुनिकीकरण के प्रति उनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण रहा है। मैक्स वेबर के जीवन और कृतित्व पर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन उनकी एक पत्नी, उनकी वाइफ जो थी मरीने वेबर ने एक किताब लिखी थी, मैक्स वेबर एक जीवन चरित्र। ये 1955 में आई थी और समाजशास्त्र का जो एक गौरव ग्रंथ है, ये मैक्स वेबर एक जीवन चरित्र समाजशास्त्र का गौरव ग्रंथ है, जो काफी छोटा होते हुए भी वेबर के निजी और सार्वजनिक जीवन पर खुली टिप्पणी करता है। उसका स्पष्ट दस्तावेज है। फ्रैंक पार्किंसन ने मैक्स वेबर पर 1982 में एक किताब लिखी है, जिसमें उनकी समाजशास्त्री कृतियों की अवधारणाओं को एक बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है, जिसमें उनकी विचारों के साथ साथ मैक्स वेबर के विचारों के साथ साथ उनकी कटु समीक्षा भी की गई है। वेबर की मृत्यु के 80 से अधिक वर्षों, एक लंबा समय 100 साल से करीब हो चुका है, उसके बाद भी इन पे कहीं ना कहीं एक ना एक समीक्षात्मक टिप्पणी या इन पे कोई ना कोई कमेंट वाली किताब जरूर छपती है और ये निरंतर वेबर जो है समाजशास्त्र में इनका काम हो रहा है। 14 जून 1920 को, 100 साल से ऊपर हो गए, 101 साल हो गए, 14 जून 1920 को म्यूनिक जर्मनी में आपकी मृत्यु हुई थी। लेकिन मृत्यु के बाद भी जर्मनी, फ्रांस, लंदन, अमेरिका, भारत में भी हर जगह वेबर के विचारों पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वेबर पे किताबें लिखता है। वेबर के थ्योरीज को लिया जाता है, वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत को लिया जाता है, सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को लिया, वेबर के पद्धति शास्त्र को लिया जाता है, आदर्श प्रारूप को लिया जाता है, ये सारी चीजें। और उनके धर्म के जो अध्ययन है, तुलनात्मक अध्ययन के अच्छे धर्मों को, उस पर भी कहीं ना कहीं किसी न प्रकार की टिप्पणी या टीका टिप्पणी होती है। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है एक समाजशास्त्री के लिए कि उसके मृत्यु के 101 साल बाद भी उसके बारे में, उसके कृतित्व के बारे में, उसके योगदान के बारे में समीक्षाएं निरंतर चल रही हैं। तो आज का ये वीडियो उनके जन्मदिन, जो उनका जन्मदिन है आप सभी जानते हैं 21 अप्रैल 1864 में जर्मनी में हुआ था, उनके जन्मदिन पे ये सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल के माध्यम से ये वीडियो उनको समर्पित करता हूँ। आप मेरे चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक कीजिए और मुझे समय समय बताते रहिए। मेरा प्रयास रहेगा कि समाजशास्त्र के अधिकतर विषयों को, समाजशास्त्र के उन विषयों पर समाजशास्त्रियों के योगदान को, बायोग्राफी को भी आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। ये चैनल बना ही इसलिए गया है कि इसमें समाजशास्त्र और कुछ करंट टॉपिक्स पे चर्चा की जाए। तो आज का इतना ही। आप इस चैनल को, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।